बिना राजनीतिक संरक्षण के ड्रग माफियाओं को इस तरह बेधड़क व्यापार करने का हौसला आ सकता है? और ऐसा क्यों है कि लगातार गुजरात के ही समुद्री तटों से हजार सवालों के बावजूद, और ये बहुत गंभीर मामला है, गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पर नहीं टूटती है कि इस देश के युवा 8 साल हो गए 16 करोड़ रोजगार के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनको दी जा रही है ड्रग की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि। लेकिन 2 ग्राम की ड्रग पर ताता थैया करके जबरदस्त नाच नाचने वाले टीवी चैनल चुप हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है। आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, ये आप भूल जाते हैं, आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं, लेकिन आप मौन क्यों हैं? बापू और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के तट ड्रग तस्करों के लिए आसान रास्ते क्यों बनते जा रहे हैं? आज ही उत्तर प्रदेश से लौटी हूं, 4 घंटे की बिजली आ रही है उत्तर प्रदेश के कई जगहों में, और यह हाल 16 राज्यों का है, जिसमें से 12 भाजपा शासित है। अगर असम के मुख्यमंत्री, जो कि असम के गृह मंत्री भी हैं, उनमें जरा सी भी शर्म है, उनमें जरा सा भी लोक लाज है, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 1 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 450 करोड़ बताई जा रही है। ये 5 महीने पहले ईरान से आई थी, इसको पिघलाकर रस्सियों में भरा गया था, फिर वो सूख गई थी। और मैं बधाई देना चाहती हूं गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन में इसको जब्त किया। लेकिन कुछ सवाल अपने आप उठते हैं कि गुजरात की, बापू की और सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल की सरजमी क्यों ड्रग माफियाओं के लिए बड़े आसान आवागमन का साधन बनती जा रही है? यह सवाल अपने आप में भी उठता है, और इस मंच से इसको पहले भी संबोधित किया है कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ड्रग माफियाओं को इस तरह बेधड़क व्यापार करने का हौसला आ सकता है? आखिर कौन है जो इस देश के नौजवानों को, इस देश के भविष्य को नशे के मुंह में झोंक रहा है? और ऐसा क्यों है कि लगातार गुजरात के ही समुद्री तटों से ड्रग के सिंडिकेट की, ड्रग की धांधली की, ड्रग के धंधे की जड़ें हमारे देश में फैल रही हैं? और यह पहला वाकया नहीं है। ये जो 90 किलो हेरोइन बरामद हुई, यह पहला वाकया नहीं है 450 करोड़ की। अभी 25 अप्रैल को ही कच्छ में कराची से आती हुई एक नाव में 9 लोगों के साथ करीब 280 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी। अगर आपको याद हो, हमने इस मंच से संबोधित भी किया था और कुछ मांगे भी उठाई थी, जवाब तो मिला नहीं। लेकिन सितंबर 2021 में गुजरात के अडानी मुद्रा पोर्ट से अफगानिस्तान से आई करीब 21,000 करोड़ की 3,000 किलो हेरोइन जब्त हुई थी। और उसी के पहले पता चला था जून पिछले साल करीब 25,000 किलो हेरोइन, जो 1,75,000 करोड़ की थी, वो हमारे मार्केट में खुलेआम बिक गई थी, उसको जब्त नहीं किया जा सका था। तमाम और वाकये हैं। पिछले साल अप्रैल में 150 करोड़ की हेरोइन के साथ लोगों को अरेस्ट किया गया। जनवरी 2020 में एक मछली पकड़ने वाली नाव से 175 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। अगस्त में 2018 में हेरोइन बरामद हुई, और ये लगातार 2016, 2015 तक ये मामला चलता जा रहा है। इसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं आप प्रेस रिलीज के साथ। लेकिन ये सारे वाकये कहीं ना कहीं गुजरात के तटों से ही हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछली बार के 2 चौंकाने मामले वाले अडानी मुंद्रा पोर्ट के थे। इस बार का जो मामला है वो निखिल गांधी ऑपरेटेड पीपावाव पोर्ट का है, जो कि गुजरात में है। लेकिन हजार सवालों के बावजूद, और यह बहुत गंभीर मामला है, गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पर नहीं टूटती है। हां, खाना पूर्ति के लिए एक ट्रेडिंग कंपनी के दंपत्ति को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।
रिपोर्ट्स के हिसाब से यह भी पता चला था कि अडानी समूह के कुछ लोगों से पूछताछ करी गई, लेकिन उसके आगे क्या हुआ यह किसी को नहीं पता है। इस सिंडिकेट को तोड़ने का, इस सिंडिकेट को का खुलासा करने की अभी तक कोई बड़ी रणनीति होती नहीं दिख रही है। तो यह सच है कि इस देश के युवा 8 साल हो गए 16 करोड़ रोजगार के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनको दी जा रही है ड्रग की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में मैं जो कहूं वो कम है। किसी के पास जरा सी भी, ये मैं मानती हूं कि किसी के पास जरा सा भी ड्रग मिले वो आपराधिक है, लेकिन 2 ग्राम की ड्रग पर ताता थैया करके जबरदस्त नाच नाचने वाले टीवी चैनल चुप हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है। यहां पर हजारों करोड़ों की हेरोइन देश में आती जा रही है, कुछ पोर्ट से निकल जाती है, कुछ जब्त हो जाती है। तो आज प्रधानमंत्री जी से और उनकी सरकार से हमारे 5 सवाल हैं। ज्यादा सवाल नहीं है, 5 सवाल हैं और 5 मोटे सवाल हैं। हिंदुस्तान के भविष्य को नशे के मुंह में झोंका जा रहा है, आप मौन क्यों हैं? आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, ये आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं, लेकिन आप मौन क्यों हैं? आप चुप्पी कब तोड़िएगा? यह पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का देश में आना, और जिस भी तरह से आ रहा है, यह बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है? और क्योंकि इस मामले को बार बार उठाया जा रहा है, सरकार ने ऐसी कौन सी ठोस रणनीति बनाई है जिससे कि ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा सके? यह हमारा दूसरा सवाल है। हमारा तीसरा सवाल, और यह अहम सवाल है, कि आखिर बापू और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के तट ड्रग तस्करों के लिए आसान रास्ते क्यों बनते जा रहे हैं? इस पनपते व्यापार की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जाके गुजरात के तटों पर ही क्यों रुक जाती हैं? और जो निजी समूह इन पोर्टों का संचालन कर रहे हैं, क्या ऐसी खबरें आने के बाद सरकार ने उनके लिए कोई नई नीति, कोई नए कानून, कोई नए मानक स्थापित किए हैं? यह जरूरी सवाल है। अगर लगातार निजी समूह ऑपरेटेड पोर्ट से ड्रग्स आ रही है, तो सरकार ने क्या उसको रोकने के लिए कोई नए मानक या नई रणनीति उन ग्रुप्स के साथ मिलकर या उनके लिए कोई नए नियम कानून बनाए हैं? हमारा चौथा सवाल है कि खबरों के मुताबिक DRAI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ने पिछले साल अडानी समूह, क्योंकि मुद्रा पोर्ट से मिली थी जहां का वो संचालन करते हैं, वहां पर पूछताछ करी थी। उस पूछताछ से क्या निष्कर्ष निकला, क्या बात आगे बढ़ी, यह पूरा देश जानना चाहता है। और क्या ऐसी पूछताछ निखिल गांधी जी की कंपनी के साथ भी की जाएगी पीपावाव पोर्ट पे, जहां पे ये ड्रग्स मिले हैं? और हमारा अंतिम सवाल बस इतना है कि देश में बेलगाम और बेधड़क चलता हुआ ये ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं तो सरकार की नाक के नीचे ही पनप रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो एपेक्स एजेंसी है, जो सरकार के तत्वाधान में है, जो गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है, क्या यह उनकी विफलता नहीं है? और जिम्मेदारी किस लेवल पर तय होगी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है, गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, ये किस लेवल पर तय होगी? और अंत में हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे ड्रग कार्टेल का स्वसंज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने ही न्यायाधीशों की तत्वावधान में एक जांच गठित करे, जिससे कि देश विरोधी ताकतों का पर्दाफाश हो। क्योंकि यह बड़ा मामला है। भारत जैसे युवा देश में ड्रग का मेनेस, ड्रग की यह धांधली, ड्रग का यह व्यापार हमारे पूरे भविष्य को धूमिल करने की कुवत रखता है। यह देश विश्व का सबसे युवा देश है, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है। और बेरोजगारी से युवाओं को या तो दंगाई बनाया जा रहा है, या ऐसा लग रहा है उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है, और इसका खात्मा होना जरूरी है। तो अगर एनसीबी के प्रमुख ने ऐसी बात कही है, तो वो उनको देश के साथ यह भी साझा करना चाहिए कि इसका अगला स्टेप क्या है, आपकी क्या रणनीति है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस बात पर बोलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार को काम करना चाहिए तो सरकार वैमनस्यता फैलाने में, हिंसा भड़काने में, आक्रोशित करने में व्यस्त रहती है।
सबको पता था गर्मी का महीना आने वाले हैं। कोई पहली बार तो अप्रैल मई जून आया नहीं है इस देश में या इस विश्व में। सबको पता है हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। सबको पता है कोयला चाहिए एक्स, मिल रहा है x-10। तो सरकार की क्या प्लानिंग थी, सरकार की क्या तैयारी थी इस कोयले की आपूर्ति को पूरी करने के लिए? और हम लोगों ने तो इस पर लगातार आपसे आंकड़े देकर भी बात किया है। कोयला जितना चाहिए होता है उससे कम कोयला इस देश के पावर प्लांट्स को क्यों दिया जा रहा है? ऐसे तमामों स्टेट्स हैं जो या तो महंगा कोयला खरीदने को बाहर से मजबूर है या 2-2, 3-3 घंटे की आपूर्ति हो रही है। मैं आज ही उत्तर प्रदेश से लौटी हूं, 4 घंटे की बिजली आ रही है उत्तर प्रदेश के कई जगहों में, और यह हाल 16 राज्यों का है जिसमें से 12 भाजपा शासित है। तो अब आपने वही हुआ ना, जैसे आपने कोरोना में कोई प्लानिंग नहीं करी थी, एक दिन तुगलकी फरमान आया, आपने चिलचिलाती धूप में लोगों को पैदल घर चलवा दिया। आज आपने ट्रेनें रद्द कर दी, लोगों का काम है, उनको गंतव्य पे पहुंचना था, वो नहीं पहुंच सकते। और ट्रेन से कौन चलता है? ट्रेन से इस देश का लोअर मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति चलता है। आपने ट्रेनें रद्द कर दी। आपको नहीं लगता औचित्य यह था कि आपको पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी? मैं इस पर टिप्पणी करने से पहले आप लोगों की इजाजत के साथ कुछ लाइनें पढ़ना चाह रही हूं। ये लाइनें मेरी नहीं है, ये बारपेटा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जस्टिस अपरेश चक्रवर्ती जी की हैं, और मैं कोट करके इनको पढ़ रही हूं। और ये तल्ख टिप्पणी उन्होंने असम की पुलिस के लिए करी है। कन्वर्टिंग अ हार्ड एंड डेमोक्रेसी into a police state is simply unthinkable, and if the Assam police is thinking about the same is perverse thinking. I shall repeat it for the benefit of everybody. Converting our hard-earned democracy into a police state is simply unthinkable, and if the Assam police is thinking about the same is perverse thinking. एक जज का असम में यह कहना है कि हमारी शिद्दत से लड़कर अर्जित किए हुए लोकतंत्र को एक पुलिस राज में बदलने का कुत्सित काम असम की पुलिस कर रही है। वो आगे भी कहते हैं, द कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो जिग्नेश मेवानी जी की बेल कॉपी का ऑर्डर है, दैट शुड बी सेंट टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट for placing it before the Chief Justice. Court begins to look into this aspect and consider whether the matter can be taken up as a public interest litigation to curb the ongoing police excesses in the state. I will also make some more lines known to the viewers and you at large, and I'm quoting directly from the judgment. This is all within quotes. Measures should be considered to prevent registration of false FIR like the present one, and to give credibility to the police version of occurrences like the arrest of accused persons and the accused persons attempting to escape. In fact, the court goes on to say, to discover something, the police personnel firing and killing or injuring such accused, which has become a routine phenomena in the state of Assam. The court, of course, has suggested more things, like every police personnel engaged in law and order should wear body cameras, install CCTV cameras in vehicles while arresting an accused or while taking him to other places, and other things like that. ये जो पहली लाइन हमने पढ़ी, converting our hard-earned democracy into a police state is simply unthinkable. And if the Assam police is thinking about the same is perverse thinking, and he wants this order to be placed before the Chief Justice in the High Court of Guwahati so that a PIL may be taken to curb the ongoing police excesses in the state. अगर असम के मुख्यमंत्री, जो कि असम के गृह मंत्री भी हैं, उनमें जरा सी भी शर्म है, उनमें जरा सा भी लोक लाज है, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि असम की पुलिस पर की हुई ये टिप्पणियां, ये तल्ख टिप्पणियां, उनकी नीयत पर उठे हुए सवाल वास्तव में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर ये सवाल उठाते हैं। और ये तो आंकड़े भी बताते हैं। मई 2021 से जब से हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्री बने हैं,
असम में पुलिस एनकाउंटर में 29 लोगों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है, 96 लोग घायल हुए हैं। और जो बात न्यायाधीश जी कह रहे हैं लोकतंत्र को पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करने की या पुलिस एक्सेसेस की, वही बात तो असम की जनता भी कह रही है, वही बात तो हम इस प्लेटफॉर्म से लगातार कह रहे हैं। और सवाल सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा से नहीं बनता है जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर है, सवाल तो उनके लीडर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बनता है। सवाल उनके नेतृत्व पर है कि क्या ये कोर्ट, क्या ये देश मर्यादा से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा, या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल तंत्रों का दुरुपयोग करके चलेगा। जब जिसका मन आया जहां आया एनकाउंटर कर दो। और ये कोर्ट कह रहा है कि कहीं कहीं जब आपके साथ गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आपको जगह दिखाने ले जाता है रात को 12 बजे, तो आप कहते हैं वो भागने लगा इसलिए आपने उसको पीछे से गोली चला दी। ये पुलिस एक्सेसेस गलत है। वो चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस असम के हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, वो इसको पीआईएल के तौर पर पुलिस एक्सेसेस के खिलाफ लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, थोड़ी सी भी नैतिकता, थोड़ा सा भी लोकलाज बाकी है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन मैं इस मंच से यह भी जानती हूं कि उनके अंदर ना लोकलाज है, ना नैतिकता है और ना शर्म है। तो जो ये तल्ख टिप्पणियां पुलिस पर करी गई हैं, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, तो उनका ट्रायल और उनका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होना चाहिए इन मामलों के लिए? हम इस मंच से मांग करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।